इरशाद फाउंडेशन एकेडमी घोड़ाघाट। जरा सोचिए, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार जिसमें इतनी ज्यादा ताकत हो कि वो बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़ कर रख दे और दुनिया का नक्शा ही बदल दे, नए नए देश बना दे। है ना कमाल की बात? आज हम सब मिलकर उसी शक्तिशाली विचार की कहानी को समझेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शक्तिशाली विचार है क्या? जी, ये है राष्ट्रवाद। अब देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये अपनेपन की एक बहुत गहरी, बहुत मजबूत फीलिंग है। मतलब जब करोड़ों लोग, चाहे वो एक जैसी भाषा बोलते हों, उनकी संस्कृति एक हो या उनका इतिहास एक जैसा रहा हो, जब वो खुद को एक मानने लगते हैं, अपने देश के लिए एकजुट हो जाते हैं, बस वही राष्ट्रवाद है। ये मैं की छोटी सोच से ऊपर उठकर हम बनने का एक जबरदस्त सफर है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 मेन पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की, जहां से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। फिर नेपोलियन और उसके बाद हुई क्रांतियों के दौर को समझेंगे। इसके बाद जर्मनी और इटली के एकीकरण की दिलचस्प कहानी देखेंगे। फिर जानेंगे कि संस्कृति कैसे एक राष्ट्र बनाती है। और आखिर में हम बाल्कन क्षेत्र पर नजर डालेंगे, जहां राष्ट्रवाद एक विस्फोटक रूप ले लेता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1789 और जगह थी फ्रांस। यहीं से पहली बार राष्ट्रवाद का आइडिया एक बहुत बड़ी ताकत बनकर दुनिया के सामने आया। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये तो एक नए जमाने की शुरुआत थी। इस क्रांति ने जो सबसे बड़ा बदलाव लाया वो था पहचान का। जरा फर्क देखिए, पहले क्या था? लोग राजा की प्रजा हुआ करते थे, मतलब राजा के अधीन। लेकिन क्रांति ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। अब लोग प्रजा नहीं थे, बल्कि वे एक राष्ट्र के नागरिक बन गए थे, यानी देश का एक बराबर का सम्मानित हिस्सा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, ये लोगों की सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल है कि लोगों के अंदर ये हम वाली फीलिंग, ये एकता की भावना जगाई कैसे गई? इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए गए। जैसे एक नया तिरंगा झंडा बनाया गया जो पूरे फ्रांस का सिंबल बना। ला मार्सेलाइज नाम का एक राष्ट्रगान तैयार किया गया। सबके लिए एक जैसे कानून और एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गया। और सबसे जरूरी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया, जिसने सच में पूरे फ्रांस को एक धागे में पिरो दिया। अब कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन ने क्या किया? उसने फ्रांस की क्रांति के इन विचारों को, इन आइडियाज को पूरे यूरोप में फैला दिया। लेकिन जाहिर है, जो पुराने राजा महाराजा थे, उन्हें ये बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने इन नए विचारों को कुचलने की पूरी कोशिश की। तो ये दौर बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ राष्ट्रवाद फैल रहा था और दूसरी तरफ उसे दबाया जा रहा था। चलिए इस दौर के कुछ जरूरी मोड़ों पर एक नजर डालते हैं। 1804 में नेपोलियन अपना मशहूर कानून नेपोलियनिक कोड लेकर आया। फिर 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो यूरोप के पुराने राजाओं ने वियना में एक मीटिंग की, जिसे वियना कांग्रेस कहते हैं, और राष्ट्रवाद को दबाने का प्लान बनाया। लेकिन पता है क्या, ये विचार रुकने वाला नहीं था। 1830 में और फिर 1848 में पूरे के पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर सी आ गई। अच्छा, इन सारी क्रांतियों के पीछे जो मेन सोच काम कर रही थी वो थी उदारवाद या लिबरलिज्म। ये उदारवादी लोग चाहते क्या थे? बहुत सिंपल, वो चाहते थे हर इंसान को आज़ादी मिले, कानून के सामने सब बराबर हों और सरकार जनता द्वारा चुनी जाए। उनकी मांग थी कि एक संविधान होना चाहिए जो राजा की मनमानी पर रोक लगाए और आम नागरिकों को उनके हक दे। अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं यूरोप के एक ऐसे इलाके में जो दर्जनों, जी हाँ दर्जनों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब था इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना और एक मजबूत देश बनाना। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम का जिम्मा उठाया एक बहुत ही पावरफुल इंसान ने, ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क का साफ मानना था कि जर्मनी की किस्मत बातों से या वोटिंग से नहीं बदलेगी, बल्कि इसे बदलने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना होगा। उनकी पॉलिसी एकदम क्लियर थी, आर्मी और लड़ाई, जिसे उन्होंने खून और लोहे की नीति का नाम दिया। और बिस्मार्क ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने बड़ी ही होशियारी से 3 बड़े युद्ध लड़े। पहला युद्ध डेनमार्क के खिलाफ, दूसरा ऑस्ट्रिया के खिलाफ और तीसरा फ्रांस के खिलाफ।
इन तीनों युद्धों में जीत हासिल करने के बाद साल 1871 में एक मुत्तहिद, एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य दुनिया के नक्शे पर आ गया। अब जर्मनी की ही तरह इटली का भी यही हाल था। वो भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन यहाँ के एकीकरण की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है 3 जबरदस्त हीरो की, जिन्होंने मिलकर एक देश बनाने के सपने को हकीकत में बदल दिया। तो ये हैं वो 3 हीरो। सबसे पहले जुसेप्पे मैज़ीनी, जिन्हें हम कह सकते हैं विचारक। उन्होंने अपने लिखने से लोगों के दिलों में आज़ादी और राष्ट्रवाद की आग लगाई। दूसरे थे काउंट कैवोर, एक बहुत ही चतुर प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपनी डिप्लोमेसी, अपनी कूटनीति से रास्ता बनाया। और तीसरे थे गैरिबाल्डी, एक बहादुर सैनिक नेता, जिन्होंने अपनी सेना के दम पर दक्षिणी इटली को जीत लिया। इन तीनों की मेहनत से ही इटली एक देश बन पाया। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब हमेशा लड़ाई और पॉलिटिक्स ही नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं, हमारी फीलिंग्स से भी जुड़ा होता है। असल में देश का विचार सबसे पहले लोगों के दिलों में ही तो जन्म लेता है। तो फिर संस्कृति ने राष्ट्रवाद को मजबूत कैसे किया? कई तरीकों से। जैसे जब लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो वो आपस में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पुराने लोकगीत और लोक कथाएं सबको अपनी साझी विरासत की याद दिलाते हैं, जिससे एकता की भावना पैदा होती है। और झंडे या राष्ट्रगान जैसे जो प्रतीक होते हैं, वो तो पूरी कौम की एक पहचान बन जाते हैं। और यहीं से एक नया विचार सामने आया, रोमांटिक राष्ट्रवाद। इसको मानने वालों का कहना था कि किसी भी देश की असली पहचान उसके तर्क या साइंस में नहीं है, बल्कि उसकी असली आत्मा तो उसके लोकगीतों, उसकी कहानियों और परंपराओं में बसती है। जर्मन थिंकर्स ने इसी को वॉक्सकाइस्ट कहा, जिसका मतलब है लोगों की आत्मा या जनात्मा। यही वो चीज़ है जो हर देश को दूसरों से अलग और ख़ास बनाती है। अब तक हमने देखा कि राष्ट्रवाद कैसे लोगों को जोड़ता है, उन्हें एक बनाता है। लेकिन एक सवाल है, जब ये भावना, ये फीलिंग हद से ज्यादा बढ़ जाए, तब क्या होता है? यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रवाद हमेशा, हर हाल में अच्छा ही होता है? इस सवाल का जवाब हमें यूरोप के एक खास इलाके में मिलता है, बाल्कन क्षेत्र में। ये वो इलाका था जहां राष्ट्रवाद की भावना एक बहुत ही खतरनाक, एक विस्फोटक रूप ले चुकी थी। इतना खतरनाक कि इसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाने लगा था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, इस छोटे से एरिया में बहुत सारी अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। राष्ट्रवाद की हवा चली तो हर ग्रुप को अपना अलग देश चाहिए था। सब एक दूसरे से जलने लगे और ऊपर से यूरोप के बड़ी बड़ी ताकतों ने भी इसमें दखल देना शुरू कर दिया। नतीजा, ये पूरा इलाका लगातार लड़ाई और झगड़ों का मैदान बन गया। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के 2 चेहरे हैं, एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। एक तरफ इसका पॉजिटिव असर है, जो लोगों में एकता लाता है, उन्हें आज़ादी दिलाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक नेगेटिव, एक खतरनाक चेहरा भी है, जो जब हद से ज़्यादा आक्रामक हो जाए तो युद्ध, लड़ाई झगड़े और साम्राज्यवाद को जन्म देता है। ठीक वैसा ही जैसा बाल्कन्स में हुआ। और यही आगे चलकर पहले विश्व युद्ध की एक बहुत बड़ी वजह भी बना। चलिए, अब फटाफट कुछ सबसे ज़रूरी बातें रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, राष्ट्रवाद क्या है? देश के लिए प्यार और एकता की भावना। दूसरा, नेपोलियनिक कोड कब आया? साल 1804 में। तीसरा, बिस्मार्क की नीति क्या थी? खून और लोहे की नीति। चौथा, इटली के एकीकरण के 3 हीरो कौन थे? मैज़ीनी, कैवूर और गैरिबाल्डी। और हाँ, पांचवा, वियना कांग्रेस कब हुई? 1815 में। इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये प्रस्तुति थी मोहम्मद इरशाद सर की ओर से। मोबाइल नंबर है 9939712881।